हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एसटी क्लासेस। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। तो चलिए, ये रेजोनेंस का हमें कॉन्सेप्ट लाना क्यों पड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? तो हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जिनके एक या एक से अधिक लेविस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ किया करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, हम बेंजीन की बात करते हैं, तो बेंजीन के दो हम लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर फर्स्ट, और एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं ये स्ट्रक्चर सेकंड। सिमिलरली ओजोन का जब हम लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, O3 मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो इसके भी हम दो लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर फर्स्ट, यहाँ पे आपके पॉजिटिव चार्ज फॉर्मूला आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्मूला आएंगे। इस तरीके सिमिलरली इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, इनके बीच डबल बॉन्ड है, इसी तरीके इनके बीच हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो फॉर्मल चार्ज नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। यहाँ पे अगर हम ध्यान से इन दोनों लेविस स्ट्रक्चर को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, तो बेंजीन के केस में हम देखते हैं यहाँ पे दो प्रकार के बॉन्ड है। एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इनके बीच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जबकि इनके बीच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के बॉन्ड लेंथ आने चाहिए, क्योंकि हम जल्दी जानते हैं कि कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है तो उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रॉन होता है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉन। तो बेंजीन के केस में हमें दो टाइप के बॉन्ड लेंथ मिलने चाहिए थे, लेकिन जब हमने इसका एक्सरे डिफ्रैक्शन किया, एक्सरे मेथड से मैं इसका जब एनालिसिस किया, बॉन्ड लेंथ का ऑब्जर्वेशंस किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो इट इज फाउंड दैट in the case of the benzene all the carbon have a equal bond length, and that bond length is 1.39 angstrom in the case of benzene. In the case of benzene, similarly in the case of ozone की बात करते हैं, ओजोन के केस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है। तो इसके भी दो तरीके से बॉन्ड लेंथ आने चाहिए। एक, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, तो 1.48 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए था, जबकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड लेंथ आना चाहिए था 1.21 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन जब हमने इसका फर्दर इसका भी हमने एक्सरे एनालिसिस कराया, तो ये ऑब्जर्व किया कि इसमें जो बॉन्ड लेंथ आता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डिफर नहीं आता, बल्कि इनका आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ आता है, और ये जो बॉन्ड लेंथ आता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का वो होता है 1.27 एंगस्ट्रॉम। दिस मीन देयर हैव द सम phenomenon is arises to define that abnormal properties from the theoretical differ from the experimental value. We introduce the concept of resonance. जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इससे जो डिफरेंस आ रहा था उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया? रेजोनेंस। तो पहला बात है कि रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, काल्पनिक घटना है, दैट आर नॉट एक्चुअल फिनोमेना। तो हम रेजोनेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ definition of resonance. तो definition of resonance के केस में आप कहेंगे when a molecules can represent two or the more Lewis structure in which position of electron, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में है, जबकि यहाँ पे यही इलेक्ट्रॉन मूव करके इन दोनों के बीच आएंगे। तो in which position of electron are different, मतलब जितने भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे Lewis स्ट्रक्चर, उसमें इलेक्ट्रॉन का पोजीशन डिफर होना चाहिए। तो क्या इसमें लिखेंगे? पॉइंट नोट करिएगा, इसमें पोजीशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफर होगा इन डिफरेंट लेविस स्ट्रक्चर, बट आइडेंटिकल होता है यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स आइडेंटिकल। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं, जो इस तरीके के हमारे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जिनमें डिफरेंट हम इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन करके हम डिफरेंट लेवल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसी को कोई कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहता है, या इसी को कोई इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट अगर हम यहाँ ध्यान से देखते हैं तो रेजोनेंस के बाद क्या हो रहा है कि जो हमारा बॉन्ड लेंथ हो रहा है वो अफेक्टेड हो रहा है। डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बढ़ जा रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले था 1.34 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए था, लेकिन हो गया 1.39 एंगस्ट्रॉम,
जबकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो घट जाता है। तो ड्यूरिंग द रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ इज आल्सो अफेक्टेड एंड द बॉन्ड लेंथ बिकम बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो आपको बताना है क्वेश्चंस में, अगर इसी तरीके ओजोन के केस में भी मिला आपको कि ओजोन के केस में जो इसका बॉन्ड लेंथ होगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया, चलिए ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, नॉट अ रियल स्ट्रक्चर, और इसे हम आइसोलेट नहीं कर सकते। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो आइसोलेटेड किया गया, उस स्ट्रक्चर को, रियल स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इसका जब हम बनाएंगे, दोनों का बेंजीन का मिला के जब स्ट्रक्चर को हम कंबाइन करते हैं, तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड आता है ये होता है। और इसका जब हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन किया, दैट इज द रियल स्ट्रक्चर, ये इसका रियल एक्चुअल स्ट्रक्चर है जो हमें आइसोलेटेड कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड से आइसोलेटेड किया जाता है, तो ये स्ट्रक्चर हम आइसोलेटेड करते हैं। और इस स्ट्रक्चर में हम ध्यान देंगे तो इसमें हर कार्बन के पास ये रिंग रोटेट कर रहा है, जैसे करंट रिंग कहते हैं, और इस कार्ड जो होता है इसका आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज द रेजोनेंस। मीन रेजोनेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन अ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंटेड टू आर द मोर लैविश स्ट्रक्चर इन विच द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफर और द in different resonating structure, only the delocalization of electron but relative position of atom is identical. Such structure are the known as the resonating structure, and the phenomenon is known as the resonance. The resonating structure is not a real structure. The actual real structure is known as the resonance hybrid. अब हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड किन किन कंपाउंड का किन किन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होता है। नाउ क्वेश्चन इज अराइजेस व्हाट इज द मेन कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। तो नेक्स्ट हम जानेंगे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, हम लोग डिस्कस करेंगे अगला कंडीशंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ओके, हाँ, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताइएगा। हमने चलिए देखा इसमें कि ड्यूरिंग द रेजोनेंस कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ था वो इंक्रीज कर गया सिंगल बॉन्ड का, जबकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर गया, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर गया। उसके बेसिस पे आपको बताना है इस क्वेश्चन का ऑप्शन की इसका करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या होगा। मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, करेक्ट ऑर्डर बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें आपको बताना है H2O2 में, O2 में और O3 की बात कर रहे हैं। इसमें बताना है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। अगर मैं इसे फर्स्ट देता हूं, इसे सेकंड देता हूं, इसे थर्ड देता हूं, तो राइट डाउन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इन दैट केस। सिमिलरली वी राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। in the next questions we taken the carbon dioxide, CO molecules, carbon monoxides and CH3CHO। इनकी इस केस में आपको बताना है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ बताना है आपको। इसका क्या बताना है आपको? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। इसके केस में बताना है, यहाँ पे इसे 1 दे दिया, इसे 2 दे दिया, इसे 3, तो इनका कमेंट बॉक्स बताइए कि इनका ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। नाउ वी डिस्कस द कंडीशन फॉर द रेजोनेंस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोनेंस का कंडीशंस आते हैं। पहला कंडीशन रेजोनेंस के लिए हम लोग ध्यान देंगे, जब भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है तो आपसे पूछेगा कि क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है या नहीं। तो उसमें पहला केस देखेंगे कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम इज आइडेंटिकल, ओनली द मूवमेंट ऑफ या डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। तो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिफर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफर ओनली in position of electrons but not relative position of atom। इस पे कई क्वेश्चंस आपके IITs और IIT एग्जाम और गेट में आ चुके हैं। उसमें एक क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया OH
OH। और इसका मैंने एक आपको स्ट्रक्चर और बना के दे दिया, OH OH OH। ये ए ऑप्शन है, ये केस ए है। एक केस और दे रहे हैं आपको, CH3 एंड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। इसका भी आपको मैंने एक स्ट्रक्चर दिया, CH2 डबल बॉन्ड एंड OH। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड, इस तरह के ये इसका फर्स्ट और ये इसका सेकंड। तो हम पहले पॉइंट्स का डिस्कस करेंगे, कंडीशन फॉर रेजोनेंस की बात करेंगे। तो इस पे पूछ लेगा कि क्वेश्चंस में विच आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करना। तो पहला देखिए इसमें क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ड्यूरेशन में केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। अगर स्ट्रक्चर फर्स्ट केस की बात करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट केस में देखो यहाँ पे एटम जहाँ पे है वो आइडेंटिकली एटम है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ पे है और इनमें इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो गया। इस केस में डबल बॉन्ड यहाँ है तो इस केस में यहाँ हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया, ये यहाँ मूव किया और ये यहाँ मूव किया, मतलब ओनली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, डेलोक्लाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन स्ट्रक्चर में केस सेकंड की बात करता हूँ तो केस सेकंड इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे एटम है, हाइड्रोजन यहाँ 3 थे, यहाँ से मूव करके कहाँ पहुंच गए, ऑक्सीजन के पास। मींस यहाँ पे आपके हाइड्रोजन का बॉन्ड इस तरीके ब्रेक किया होगा और ये वाला इस तरीके, यहाँ पे भी डिलोक्लाइजेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ किसका मूवमेंट हो गया है, एटम का भी मूवमेंट हो गया। जबकि हम पढ़ते हैं रेजोनेंस में रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स शुड बी आइडेंटिकल होना चाहिए, सो दैट आर द नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसी को आगे हम पढ़ेंगे, ये जो स्ट्रक्चर्स होता है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द टाटोमेरिज्म। इस घटना को हम लोग टाटोमेरिज्म करते हैं। ओके, केस फर्स्ट इज क्लियर। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और कौन सा नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये हम आईआईटी गेट में पूछा गया, सॉरी गेट के क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखते हैं, डिस्कस करते हैं गेट के क्वेश्चन। इरेजर्स, आईआईटी गेट में क्या क्वेश्चन पूछा था, PHN और सॉरी यहाँ पे N था, N डबल बॉन्ड O, ये 2016 का क्वेश्चन है गेट का। इसका हमने गेट नहीं सर जैम का था क्वेश्चन, से जैम का है, आईटी जैम का क्वेश्चन है 2016 का। और इसके बाद पढ़ते हैं हम इसको, अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं पीएच, हम पीएच डिस्कस कर लेते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन मूव करेगा, ये बॉन्ड करेगा, ठीक, एन OH। और इसका एक और हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया PH, ये जैम 2016 का क्वेश्चन आया था। तो वो क्वेश्चन दिया था फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड। तो ऑप्शन था स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपकी कई ऑप्शंस बना दिए थे। जैसे पहला ऑप्शन उसने दिया था फर्स्ट एंड सेकंड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर हम ध्यान से लगाते हैं ये पहले कॉन्सेप्ट को, तो पता चल जाता है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इस केस में यहाँ पे भी एटम्स का क्या हुआ, एटम का मूवमेंट हुआ, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ मूव किया। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। दूसरा ऑप्शन दिया था इस तरीके, सेकंड एंड थर्ड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सेकंड एंड थर्ड में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही नहीं है, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन का कोई मूवमेंट नहीं है, बस OH का डायरेक्शन चेंज हुआ, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो स्ट्रक्चर सेकंड और थर्ड इज आल्सो नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, अगला कुछ जो दिया था इसमें कि स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड द थर्ड आर द टाटोमेरिज्म, दैट इज द टाटोमेरिज्म, बिकॉज इन द टाटोमेरिज्म मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन। तो वो आज का करेक्ट था, मुझे रेजोनेंस पढ़ाना था इसलिए इसका डिस्कस करें। तो उसमें रेजोनेंस का 2 पॉइंट दिया, तो वो दोनों गलत था, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है और ये भी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये तो ये दोनों आइडेंटिकल्स है, केवल OH इस पे अप है, इस पे डाउन था। जो उसका करेक्ट ऑप्शन था वो था कि ये जो स्ट्रक्चर्स है ये इसका या इसके साथ अगर पेयरिंग किया है तो वो था आपका क्या, टाटोमेरिज्म। और एक है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, उसमें ऑप्शन था दैट शो द these are the diastereomers, so all the molecules which show the geometrical isomerisms are the generally diastereomeric in the nature। तो उसमें ऑप्शन था B, शायद C और D सही था उसका,
हाँ, सी और डी करेक्ट ऑप्शन उसका था। नाउ डिस्कस द सेकंड कंडीशन फॉर द रेजोनेंस। सेकंड कंडीशन फॉर द रेजोनेंस की बात करेंगे तो सेकंड कंडीशन रेजोनेंस का क्या है, थोड़ा इस पर इंक डाल देंगे। सेकंड कंडीशन जो रेजोनेंस का होता है उसमें हम जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एटम्स पार्टिसिपेट्स करते हैं तो वो जनरली प्लेनर होना चाहिए या नियरली प्लेनर होना चाहिए। मींस ड्यूरिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ during the resonating structures all the atom take part in the resonance should have nearly planars or planars. For examples, अगर हम लोग एग्जाम्पल का डिस्कस करते हैं तो देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल मिटाने, हाँ इरेज कर लेते हैं इसको, एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। तो ड्यूरिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ करते हैं तो जो एटम्स होते हैं, जनरली एटम्स जो हो जाते हैं वो क्या होते हैं, नियरली प्लेनर होते हैं या प्लेनर हो जाते हैं, प्लेनर होते हैं या तो नियरली प्लेनर हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ हम चलते हैं तो क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल्स में। तो इसमें जितने भी एटम्स हैं, जब हम इसका रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो इस केस में जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये जो एटम्स हैं वो सभी के सभी एटम्स क्या होते हैं, इसमें प्लेनर होते हैं। लेकिन अगर मैं ये स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके दो ग्रुप लगा दिए, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन इसके स्टेरिकली हिंड्रेंस के कारण या रिपल्सन के कारण जो ये लोन पेयर होता है ये इसके प्लेन में नहीं रहता है, इनके क्या हो जाता है, प्लेन से बाहर चला जाता है। सो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्टेड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ नाइट्रोजन एटम। तो इसका सेकंड पॉइंट जो था कि ड्यूरिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑल द एटम्स शुड बी प्लेनर, प्लेनर होना चाहिए और नियरली प्लेनर, एक ही प्लेन्स में होने चाहिए या तो नियरली क्या होना चाहिए, प्लेनर। दैट टू कंडीशंस फॉर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इन दो कंडीशंस को हमेशा फुलफिल करेगी। इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शुड हैव सेम होना चाहिए, माने इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे वो सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ द कॉन्जुगेशन, कितने टाइप्स के हम कॉन्जुगेशंस ड्रॉ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम रेजोनेंस बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। तो पहला हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस, देन डिस्कस किया कंडीशन फॉर द रेजोनेंस। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस या टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशंस, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस। कहाँ कहाँ रेजोनेंस बना सकते हैं। पहला जो रेजोनेंस बना सकते हैं पाई टू पाई में हम बना सकते हैं। पाई का अगर हमारा पाई बॉन्ड है उसके सिंगल बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है तो वहां पे भी रेजोनेंस बन सकता है। जैसे इसके साथ एग्जांपल चलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 की बात करेंगे तो यहाँ पे आप एक रेजोनेंस इसका बना सकते हैं। यहाँ से इसका मूवमेंट यहाँ होगा और इसका मूवमेंट यहाँ कर देंगे तो यहाँ से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पाई टू पाई कॉन्जुगेशंस। यहाँ से पाई का पाई के साथ कॉन्जुगेशंस हुआ है, ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे कि इन दोनों स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, तो बताया जाएगा। वहाँ पे कई रूल होते हैं। पहला रूल हम लोग डिस्कस करते हैं greater number of covalent bond या in the resonating structure if all the atom have the complete octet such resonating structure is more stable। तो उसका पहला डिस्कस करेंगे। जैसे ये more stable resonating structure है देन कंपैरिजन ऑफ सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड, ये फर्स्ट का अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन द सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में हम लोग फर्स्ट में कहेंगे 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, 1 2 3 और 4 बॉन्ड है। तो जितने भी हम प्रॉब्लम्स कराएंगे, जब आपको प्रॉब्लम कराया जाएगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है, कौन कौन सा अनस्टेबल, उसके लिए कुछ रूल्स होंगे, उस रूल के बेसिस पे हम डिस्कस कर लेंगे। इसी तरीके पर दूसरा, पहला ए हो गया, दूसरा हो सकता है बी की बात करेंगे तो पाई का नेगेटिव के साथ कॉन्जुगेशन देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स देखने को मिलता है, पाई का नेगेटिव के साथ CH2 यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये नेगेटिव साथ
ये नेगेटिव का पाई के साथ क्या देखने को मिलता है, कॉन्जुगेशन देखने को मिल सकता है। ऐसे ही देख सकते हैं बी पॉइंट्स कहेंगे, सी कहेंगे, पाई का लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन हो सकता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं पायरॉल की बात करते हैं, तो पायरॉल में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये रिंग के साथ पार्टिसिपेट करता है। यहाँ से रिंग के साथ ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो रिंग के डबल बॉन्ड के साथ पार्टिसिपेट करेगा, तो सच टाइप ऑफ द कॉन्जुगेशन इज नोन एज द पाई टू लोन पेयर कॉन्जुगेशन। हाँ, यहाँ से ध्यान रखिएगा, अगर किसी एटम के पास दो या दो से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस केस में केवल एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे एग्जांपल के साथ चलते हैं, फ्यूरान्स की बात करते हैं। फ्यूरान के केस में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इन दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में केवल एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या करता है, पार्टिसिपेट्स करता है। तो अगर तुमसे आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि इन फ्यूरॉन विच नंबर ऑफ द नॉन कॉन्जुगेटेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक आपके जो पेयर इलेक्ट्रॉन है जो कि कॉन्जुगेशन में भाग नहीं लिए। जैसे इसी तरह के एग्जांपल में एक और दे सकते हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। अगर यहाँ पे हम Cl रख देते हैं और यहाँ पे ध्यान देंगे तो Cl के पास दो आपके लोन पेयर ऑफ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इन 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में केवल एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, रिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है। बाकी ये दो के दो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हाँ, अगर किसी कंपाउंड्स में अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर सकता है, डबल बॉन्ड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। ध्यान रखिएगा इस केस में। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई जैसे डी की बात करें, मैं एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, सॉरी ऊपर देखते हैं। अगर हम एग्जांपल एक लेते हैं, हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड N लोन पेयर है, डबल बॉन्ड बनाने यहाँ पे डबल बॉन्ड और आपको लिख दिया है CH2, हाँ CH2। अगर मैं इस रेजोनेंस की बात करूं तो इस डबल बॉन्ड के साथ कौन सा कॉन्जुगेशन होगा, क्या पाई टू पाई कॉन्जुगेशन होगा कि पाई टू लोन पेयर कॉन्जुगेशंस में पार्टिसिपेट्स करेंगे। तो जल्दी हमारा जब दोनों कंडीशंस होता है, डबल बॉन्ड भी है यहाँ पे और लोन पेयर दोनों कंजुगेशन में पार्टिसिपेट है, तो हम पाई टू कॉन्जुगेशन को प्रेफरेंस देंगे। मीन इस केस में हम लोग जब भी हम बॉन्ड को बनाएंगे ब्रेक करेंगे तो इस तरीके ब्रेक करेंगे, ये वाला ऐसे। यहाँ से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH2 इस पे माइनस, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N, अभी भी इसका लोन पेयर क्या है आपका, लोकलाइज्ड है। तो क्वेश्चन पूछ देगा इन दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन आर लोकलाइज्ड आर द डेलोकलाइज्ड। तो दीज आर लोकलाइज्ड, ये आपके क्या है, लोकलाइज्ड है। अगर किसी कंपाउंड से इसी तरीके सेम एक एग्जांपल आप देते हैं, पिरिडीन की बात करते हैं, सेम पिरिडीन में हम देखते हैं इसी कारण पिरिडीन आर द जनरली बेसिक इन नेचर। तो पिरिडीन के केस में हमारा क्या है, लोन पेयर भी और डबल बॉन्ड भी है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड जो होता है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर कैन नॉट टेक पार्ट इन द कॉन्जुगेशन, सो दीज आर लोकलाइज्ड, सो दीज आर मोर बेसिक इन कंपैरिजन ऑफ पायरॉल। तो जब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे रेजोनेंस का तो उसमें डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया उसमें 2 पॉइंट पाया, रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ को अफेक्टेड करता है, रेजोनेंस बेसिसिटी को भी अफेक्टेड करता है, इस तरह की एसिडिटी को भी अफेक्टेड करता है, बॉन्ड एंगल को अफेक्टेड करता है, नंबर ऑफ सिग्नल को भी अफेक्टेड करता है। जो हम लोग पढ़ेंगे मतलब जब हम डिस्कस करेंगे कि सिग्नल कैसे निकालेंगे, तो कुछ केसेस में डबल बॉन्ड होने के कारण वहाँ पे कई DMG की बात करते हैं, DMG में हम जब सिग्नल निकालते हैं तो 3 सिग्नल आ जाते हैं, प्रोटॉन्स का 2 अलग सेम प्रोटॉन्स का अलग अलग सिग्नल आ जाता है, और ड्यू टू किसके कारण, रेजोनेंस के कारण। तो सिग्नल को भी अफेक्टेड करते हैं, बॉन्ड लेंथ को भी अफेक्टेड करते हैं, बेसिसिटी एसिडिटी को अफेक्टेड करते हैं, और ये स्टेबिलिटी को भी अफेक्टेड करते हैं। तो एप्लीकेशंस में हम डिस्कस करेंगे।
तो ये हो गया टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। तो कितने टाइप्स की कॉन्जुगेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के दौरान। तो उसमें क्या क्या बताएगा? पहला डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है। ध्यान दीजिए पॉजिटिव चार्ज के केस में कुछ कंडीशंस होते हैं जहाँ पे रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी नहीं होता है। वो कंडीशन है इफ एटम्स हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट। अगर एटम्स की ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है फिर भी प्लस चार्ज है तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इस केस में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। जैसे हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं CS2 पॉजिटिव और यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, हाँ ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं उसका, ऐसे डिस्कस करते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल से आपका NH3+ एमिनियम, अच्छा इस कंपाउंड्स की बात करेंगे तो इस कंपाउंड्स में क्या है? पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। देखो हमने कहा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या कॉन्जुगेशन होगा? इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का कंप्लीट बैलेंसी कंप्लीटेड है, ये 5 बैलेंसी नहीं बना सकता। So there have no possibility to form the resonating structure with positive and the double bond। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे पॉसिबिलिटी, जैसे यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तब यहाँ पे आपका प्लस और डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है और हमेशा बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा क्योंकि इसका आपका लूमो होता है और यहाँ से होमो। इसका पाई बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो होमो प्रेजेंट है और ये लूमो इसका ऑर्बिटल है। तो होमो टू लूमो ट्रांजिशन भी होता है, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि होमो टू लूमो ट्रांजिशन होता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? हाँ, इसके बाद अगला जो कॉन्जुगेशन हो सकता है पाई बॉन्ड का फ्री रेडिकल्स के साथ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स आप लोग पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स में भी देखते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी होता है इट आल्सो डिपेंड अपॉन द रेजोनेंस एंड इन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रेजोनेंस में आप लोग इसका रेडिकल की स्टेबिलिटी बताएंगे कि दीज आर मोर स्टेबल देन द CS3+ CS3 रेडिकल मेथिल रेडिकल के कंपैरिजन में। इसके साथ साथ हमारा P के साथ भी होता है। अगर हमारा बैक एंड P ऑर्बिटल्स है, D ऑर्बिटल्स है, PD ऑर्बिटल या इम्पटी कह सकते हैं, तो इम्पटी PD ऑर्बिटल से एक लोन पेयर हो और इम्पटी क्या हो? ऐसा स्पीशीज जिसका ऐसे एटम जिसके पास लोन पेयर हो और इम्पटी P ऑर्बिटल्स हो और क्या हो? D ऑर्बिटल्स। वहाँ पे भी आपके रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज है और ये इनऑर्गेनिक मिलता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ BF3 की बात करेंगे, तो हम लोग BF3 की बात करेंगे तो BF3 में बोरेन जो ये B है इसके पास अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब बैक एंड P ऑर्बिटल्स है। तो इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसके साथ बैक पाई बॉन्डिंग बनाता है जिसके कारण यहाँ पे इसकी एसिडिटी अफेक्टेड हो जाती है और इसकी एसिडिटी कम हो जाती है। देन कंपेरिजन ऑफ BCl3 यहाँ इफेक्टिव बैक पाई बॉन्डिंग होता है, इसके कारण एसिडिटी डिक्रीज कर जाती है। इसके साथ साथ कुछ और भी एग्जांपल्स आप पढ़ते हैं वहाँ पे, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं बेस्ट एग्जांपल पढ़ते हैं थायोफीन। थायोफीन की बात करेंगे तो थायोफीन का जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें D ऑर्बिटल इंक्लूड करते हैं और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है ये भी मिलता है ड्यू टू इन्वॉल्विंग ऑफ D ऑर्बिटल। इसका जो 3D ऑर्बिटल होता है रेजोनेंस में जब इन्वॉल्व होता है तब आपको ये स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है, जिससे थायोफीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। किसके कारण ये स्ट्रक्चर बना? बैक एंड D ऑर्बिटल के कारण। तो लोन पेयर और बैक एंड D और P ऑर्बिटल्स होता है तो वहाँ पे भी रेजोनेंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है। हाँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि थायोफीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हैं। अभी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना बताया जाएगा, कितने आप रेजोनेटिंग पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ रिलेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे आपके कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन चुके हैं तो उनकी स्टेबिलिटी को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? तो स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। रूल फर्स्ट क्या करता है? मतलब टू डिसाइड
अब हमें क्या करना है, डिसाइड करना है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उनकी स्टेबिलिटी को आपको डिसाइड करना। हाँ, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे उसकी कंपैरिजन में रेजोनेंस हाइब्रिड मोर स्टेबल होगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, पहला रूल यही है, रूल फर्स्ट है कि ड्यूरिंग द रेजोनेटिंग मतलब ऑल द रेजोनेटिंग रेजोनेंस हाइब्रिड आर द मोर स्टेबल देन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हम डिस्कस करेंगे, इनकी बात करेंगे, तो इन तीनों के तीनों की केस में बात करेंगे विच इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, तो थर्ड इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। फिर कौन आएगा, फर्स्ट और सेकेंड आर आइडेंटिकल, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज these are equally stable। ओके, तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए मतलब अगला हेडिंग क्या डालेंगे, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पहला पॉइंट, ऑल द रेजोनेंस हाइब्रिड आर द मोर स्टेबल देन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे बेंजीन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, थर्ड इज द मोर स्टेबल देन द फर्स्ट एंड सेकंड। इसी तरीके आप हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, फर्दर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इस केस बेंजीन के केस में कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन इन केस ऑफ बेंजीन। आपको बताना है कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर कितना था, रेजोनेंस से बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट किया जाता है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन इन द केस ऑफ द बेंजीन। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो पहला तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है तो दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल व्हिच हैव कंप्लीट ऑक्टेट, व्हिच हैव इन व्हिच ऑल द एटम्स हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट। या इसको सिंपल तरीके से हम लोग कंपटीशन में क्या करेंगे, अगर कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं तो जिसमें जितना ज्यादा बॉन्ड क्या होंगे, जितना ज्यादा बॉन्ड होगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे एग्जांपल के साथ चलते हैं, C डबल बॉन्ड O लगा दिया हमने, CO पे माइनस और यहाँ प्लस कर दिया, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर सेकंड, मैंने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, तो जल्दी हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड को काउंट कर लेते हैं। वैसे अगर रूल अप्लाई करेंगे सेकंड, तो कहता है कि अगर एटम्स का ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें एटम्स के सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो मोर स्टेबल होता है, उस कंपेरिजन में जिसमें कंप्लीट नहीं होता है। तो इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है। या बेस्ट तरीका होता है कंपटीशन में बॉन्ड को काउंट कर लो, तो 1 2 3 4, इसमें 4 बॉन्ड पेयर्स है, जबकि इस केस में हम बात करेंगे 1 2 3, इसमें कितने बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स है। तो सो दीज आर द मोर स्टेबल केमिकल स्ट्रक्चर देन कंपेरिजन ऑफ सेकंड। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज फर्स्ट इज स्टेबल देन सेकंड। रूल अगर इसी तरीके हम और भी क्वेश्चंस इसके बाद जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स होंगे, उस पे और भी ज़्यादा क्वेश्चंस का डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस IIT जैम CSIR गेट में आए होंगे उन सभी चीज़ों का डिस्कस करेंगे। थर्ड रूल आप ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी आप हमेशा कोशिश करेंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल्स होते हैं। ड्यूरिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले तो आप बॉन्ड को काउंट कर लेंगे या ऑक्टेट देख लेंगे। दूसरा रूल आप चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होंगे बीएस नेगेटिव चार्ज रखेंगे और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स जो होंगे वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेंगे। सच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज स्टेबल which contain opposite conditions। मीन आप ध्यान रखेंगे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे इसी की बात करते हैं, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं और ड्रॉ कर देता हूं। सपोज करो रूल थर्ड भी इसी में आ जाएगा आपका, अगर किसी ने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है और मैं इन तीनों की स्टेबिलिटी की बात करूं तो रूल फर्स्ट से मैंने इसको डिसाइड कर लिया क्योंकि ये इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। इन केस में बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, 3 बॉन्ड्स पेयर्स यहाँ भी है, 3 बॉन्ड पेयर यहाँ भी है, तो विच स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सिंस कंडीशन थर्ड क्या करता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स देन कंपेरिजन ऑफ कार्बन, सो ऑक्सीजन बेयर द नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन बेयर द पॉजिटिव चार्ज। बट इन दैट केसेस इस स्ट्रक्चर में क्या है, अपोजिट केस है, यहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रखा है जबकि कार्बन क्या रखा है,
नेगेटिव चार्ज, इस कारण ये अनस्टेबल्स हैं और ये स्टेबल, इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो ये ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, ये कम होगा। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो फर्स्ट, सेकंड, देन द थर्ड। नेक्स्ट चौथे पॉइंट की बात करेंगे, चार्ज सेपरेशन होता है। दो अपोजिट चार्ज, अगर टू अपोजिट चार्ज जितना ही पास पास होंगे वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही स्टेबल्स होता है देन कंपैरिजन जब ये दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो वो भी आप लिख लेंगे कि दो अपोजिट चार्ज, अनइक्वल चार्ज जितना ही क्लोजर होंगे वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे इसका भी एग्जांपल एक ले लेते हैं, फिनॉल्स की बात करते हैं, फिनॉक्साइड आयंस की बात कर लेते हैं। तो फिनॉल की केस में हम बात करेंगे, फिनॉल की बात कर लेते हैं। तो फिनॉल का जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तभी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बता दिया जाएगा, वीडियोस अपलोड किया जाएगा। देखो लोन पेयर है और आप क्या करें, बॉन्ड पेयर। तो हमेशा लोन पेयर को देख के हम बॉन्ड तोड़ते हैं, तो ये लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो इसकी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके आते हैं। डबल बॉन्ड O H पे क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इस तरीके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पे माइनस डबल बॉन्ड, एंड इस तरीके एक और आप ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे माइनस डबल बॉन्ड OH और एक और आपका आएगा जो इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके का। ओके, तो इनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो पहला ये और ये तो आइडेंटिकल्स होंगे क्योंकि इनमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर इक्वल, इनका सबका बॉन्ड एक जैसा है। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड फिफ्थ आर सेम, तो फिफ्थ इज इक्वल टू फर्स्ट, फर्स्ट एंड फिफ्थ इक्वल है और दीज आर मोर स्टेबल। ऐसे भी कर सकते हैं अनचार्ज, अनचार्ज जो होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द चार्ज, दे हैव द चार्ज सेपरेशंस, but in that two cases the charge separation are the closed, very close, but in this case the charges are, यहाँ पे जो चार्ज है दूर दूर है। तो इस केस में अगर हम फोर्थ रूल को अप्लाई करते हैं तो फोर्थ रूल कहता है कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो होंगे इसके कंपेरिजन में स्टेबल्स होंगे। तो इस कारण जो होता है स्ट्रक्चर सेकेंड और फोर्थ एक जैसी एनर्जी है दोनों की, बट इसकी एनर्जी कम है किसकी तुलना में, स्ट्रक्चर थर्ड की तुलना में। दैट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ लाइक चार्ज एक दूसरे के जितना पास होगा वह सिस्टम उतना ही अनस्टेबल होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स जो होंगे और इसका एप्लीकेशन, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के एप्लीकेशन, रेजोनेंस का एप्लीकेशंस होगा नेक्स्ट वीडियोस में हम अपलोड करेंगे। आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियोस में हम इस पे सारे प्रॉब्लम, जितने भी कंपटीशंस के प्रॉब्लम्स होंगे उनका हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।